मैं हूं डीआर चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 3 के बारे में, परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्धन। इसमें हमने परागण के बारे में पढ़ लिया था कि परागण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं असंगतता। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपने पास असंगतता या अनिश्चयता। असंगतता या अनिश्चयता, इंग्लिश में लिखेंगे इसको इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी ये जो है, इसके बारे में बात करेंगे आज अपन, असंगतता या अनिश्चयता। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने लिए ध्यान रखना, क्योंकि इसकी परिभाषा जो है 1 नंबर में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में कि असंगतता या अनिश्चयता किसे कहते हैं। ध्यान रखना, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं यहां पर। परिभाषा में हम सबसे पहले बात करते हैं, वैसे देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, असंगतता या अनिश्चयता, जिसमें निषेचन नहीं हो पा रहा, या फिर असंगतता युग्मकों के मध्य नर और मादा युग्मक जो है वो आपस में संलयन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, अपन लिख लेते हैं। जब पूर्णतया कार्यक्षम यानी कि फंक्शनल एवं जननक्षम यानी कि फर्टाइल, पूर्णतया कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में विफलता, निषेचन में विफलता, असंगतता या अनिश्चयता, या फिर इसको लिखेंगे गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, असंगतता, अनिश्चयता या इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। परिभाषा जो है बहुत इजी है, असंगतता कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, मैं वापस समझा देता हूँ आपको एक बार, कि पूर्णतया कार्यक्षम, जो सारे कार्य कर सकते हैं इस तरह के, नर एवं मादा युग्मक एवं जननक्षम, जो जनन करने में सक्षम हो, ऐसे नर एवं मादा युग्मकों के मध्य किसी भी प्रकार से निषेचन में विफलता, यानी कि वो पूर्णतः कार्यक्षम और जननक्षम तो है, जनन कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें निषेचन में विफलता हो जाती है, निषेचन नहीं हो जाता है, या फिर युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता है, तो इसको हम कहेंगे असंगतता या अनिश्चयता। ध्यान रखना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो असंगतता है, असंगतता के प्रकार के बारे में, कि असंगतता जो है वो कितने प्रकार की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी मैं लिख देता हूं। नंबर 1 हो जाएगी आपके असंगतता में अंतरा जातीय असंगतता। अंतराजातीय असंगतता, या फिर इसको लिखेंगे इंग्लिश में इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, दूसरी मैं बाद में लिखूंगा। इसमें देखो नाम से मालूम पड़ रहा है हमें अंतराजातीय, यानी कि अंतराजातीय 2 जातियों के सदस्यों के मध्य यदि असंगतता होती है तो उसको हम कहेंगे
अंतराजातीय या इंटर स्पेसिफिक। तो इसमें लिख देते हैं अपन, एक ही वंश की दो जातियों के सदस्यों के मध्य असंगतता। यदि एक ही वंश वही रहेगा, ध्यान रखना, एक ही वंश की दो जातियों के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के मध्य यदि असंगतता होती है, यानी कि उनके नर और मादा युग्मकों के मध्य संलयन नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे अंतराजातीय असंगतता या इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। उदाहरण की बात करें इसकी, उदाहरण किस में ऐसा देखने को मिलता है हमें, तो उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं, एक तो है अपने पास ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का जो है बॉटनिकल नेम है, ध्यान रखना, अंडरलाइन करेंगे इसको। और इधर लिख देता हूं मैं ब्रेसिका रापा। ये दो मैंने अलग अलग सदस्य लिए जिनका देखो वंश एक ही है। हमें पता है बॉटनिकल जो नाम लिखा जाता है वो वंश और जाति दोनों के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर ब्रेसिका क्या वंश है और कैम्पेस्ट्रिस क्या है, जाति है। वापस यहाँ पर ब्रेसिका क्या है, वंश है, और रापा क्या है, यहाँ पर जाति है। तो हमने क्या लिखा है, एक ही वंश की दो जातियों के मध्य यदि असंगतता हो, उनके मध्य निषेचन नहीं हो रहा हो, तो उसको कहते हैं अंतराजातीय असंगतता। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, दोनों में वंश एक ही है ब्रेसिका, लेकिन जाति अलग अलग है कैम्पेस्ट्रिस और रापा। तो इन दोनों के युग्मकों के मध्य संलयन नहीं होता है, इसको हम कहते हैं अंतराजातीय असंगतता। ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ध्यान में रखना। दूसरी है अपने पास में अंतरजातीय असंगतता, या इसको लिखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, अब नाम से मालूम पड़ रहा, देखो अंतरजातीय यानी कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य यदि असंगतता होती है तो उसको कहेंगे अंतरजातीय असंगतता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य असंगतता। यदि एक ही जाति के जो सदस्य उनके मध्य असंगतता होती है तो उसको हम कहेंगे अंतरजातीय असंगतता। उदाहरण लिख लेते हैं हम इसके, उदाहरण के लिए आ जाएगा इसमें प्रीमूला। कौन सा ऐसा पादप है, अंडरलाइन करना है इसको, प्रीमूला। प्रीमूला जो है इस जाति के जो सदस्य होते हैं नर और मादा, उनके युग्मकों के मध्य संलयन नहीं हो पाता है और इसको हम कहते हैं अंतरजातीय असंगतता। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरजातीय जो अनिश्चितता, अभी हमने पढ़ा था। ये जो अंतरजातीय है अनिश्चितता, इसका अन्य नाम भी ध्यान में रखना, हमें कई बार पूछ लेते हैं, स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता या एक और नाम है इसका स्वबंध्यता। स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और इसको लिख लेंगे अपन सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अन्य नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, अन्य नाम जो है वो हमें ध्यान में रखने। स्व अनिश्चितता के नाम से भी जाना जाता है और स्वबंध्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो
अंतरजातीय अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता जो है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन से? नंबर 1 पे आ जाएगा आपके युग्मकोद विधि, स्व अनिश्चितता, और नंबर 2 पे आ जाएगा बीजाणुद विधि, स्व अनिश्चितता। युग्मकोद विधि और बीजाणुद विधि, स्व अनिश्चितता। अब देखो नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो ये स्व अनिश्चितता अपने दो प्रकार की, युग्मकोद विधि और बीजाणुद विधि। ये जो अनिश्चितता होती है ये क्या करें, जीन प्रारूप के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यदि यहाँ पर नर युग्मकोद विधि के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। ये जो स्वनिश्चितता है, यदि नर युग्मकोद विधि के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होती है तो इसे कहेंगे युग्मकोद विधि स्वनिश्चितता। और यहाँ पर बीजाणु विधि है तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बीजांडकाय के उत्तकों के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित। यदि अनिश्चितता जो है किसके द्वारा, बीजांडकाय के उत्तकों के जीन प्रारूप के द्वारा यदि नियंत्रित होती है तो इसको हम कहेंगे बीजाणु विधि स्वनिश्चितता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि असंगतता क्या होती है, दो प्रकार की होती है, अंतरजातीय और आंतरजातीय। वहां तक आपको ध्यान में रखना है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दो प्रकार की होती है, बीजाणु विधि और युग्मकोद विधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो असंगतता है, असंगतता का कारण, किसके कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। असंगतता ऐसा क्यों होता है कि वो एक ही जाति के सदस्य हैं या फिर एक ही वंश की दो जाति के सदस्य हैं, फिर भी उनमें जो है असंगतता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उनमें युग्मकों का सृजन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है वो लिख लेते हैं अपन। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया द्वारा। कारण क्या हो जाएगा इसका, पराग स्त्री केसर जो है पारस्परिक क्रिया होती है, इसके कारण जो है असंगतता उत्पन्न होती है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्रिया के कारण उत्पन्न, ये इसके परिणाम स्वरूप जो है ये उत्पन्न होती है। अब इसके लिए बात करते हैं असंगतता के लिए। असंगतता के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, किन कारकों के कारण जो है ऐसा होता है, तो इसमें लिख लेंगे अपन। दो कारक हो सकते हैं, निम्न कारक करके लिखेंगे। नंबर 1 लिख लेंगे इसमें कार्य के कारण हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है आपके आकारिकीय। दो कारण हो सकते हैं आपके यहाँ पर, एक तो कारिकीय हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपके आकारिकीय। इन दो कारणों के कारण जो है असंगतता उत्पन्न हो जाती है, या तो उसमें किसी प्रकार की कार्य करने की जो क्षमता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आकारिकी संरचना जो है उस संरचना में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने पढ़ा था कि जो जायांग है वो उसकी वर्तिका जो है अधिक लंबी हो जाती है, जिसके कारण पुंख के जो नीचे रह जाएंगे, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कारिकी और आकारिकी कारण भी इसमें जो है उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमें असंगतता उसके दो प्रकार पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा इसका कारण क्या है, पराग इस तरीके से जो पारस्परिक क्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती, इसके कारण उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है असंगतता के लिए उत्तरदायी कारक, वो कारिकी भी हो सकते हैं और आकारिकी भी हो सकते हैं, दोनों ध्यान रखना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो स्वयं निषेचता है, एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य असंगतता उत्पन्न हो जाती है, इसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं, पादपों में क्या परिणाम नजर आते हैं हमें। मैंने कुछ परिणाम आपको पहले से लिख दिए हैं ताकि कम समय में आपको समझा सकूं। सबसे पहले बात करें परागकणों में अंकुरण का अभाव। परागकण जो है वो अंकुरित नहीं हो पाता। अब अंकुरित नहीं हो पाएगा तो नर युग्मकोद्भिद नहीं बनेगा और जो है एक ही जाति के जो सदस्य उनमें जनन नहीं हो पाता है। तो पहला हो जाएगा अंकुरण में अभाव, या अंकुरण होगा तो भी पराग नलिका जो है वो पूर्णतः सक्षम नहीं होगी। दूसरा है अपने पास पराग नलिका की वृद्धि न हो पाना। यदि वो अंकुरित हो भी गया तो पराग नलिका जो है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। दूसरा परिणाम ये देखने को मिलता है हमें। और तीसरा परिणाम देखने को मिलता है कि जो पराग नलिका वो सही स्थान पर न पहुंच पाती है। हमने बात करी थी कि जो ये पराग कण है इस तरह से अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करता है, और इस तरह हमने बात करी थी कि जो जायांग है इस तरह की संरचना होती है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बीजांड। तो ये पराग नलिका जो है यहाँ पर पराग कण आएंगे, फिर यहाँ से पराग नलिका निकलेगी और ये पराग नलिका कहाँ तक पहुंचेगी भाई, बीजांड तक पहुंचेगी। तो यहाँ तक सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती, बीजांड तक पहुंच नहीं पाती, यहीं तक बीच में रुक जाती है। यदि पूर्ण विकास नहीं होगा तो यहीं रुक जाएगी। तो यहाँ तक आएगा तभी होगा निषेचन। तो पराग नलिका यहीं पे आई तो निषेचन नहीं हो पाता है। तो सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना। नेक्स्ट है अपने पास में पराग नलिका का वर्तिका में ही फट जाना। अभी मैंने डायग्राम के द्वारा बताया कि जो सबसे ऊपर का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और यदि पराग कण यहाँ से अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करता है और ये पराग नलिका यहीं पे फट जाती है तो नर युग्मक जो है वो यहीं पे रह जाएंगे, जबकि इनको तो बीजांड तक जाना था तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो एक परिणाम में ये भी देखने को मिलता है कि पराग नलिका जो है वो वर्तिका में ही फट जाती है। नेक्स्ट नंबर 5 पे और लास्ट है केंद्रकों में संलयन न हो पाना। केंद्रकों में संलयन होगा कहाँ से, यदि पराग नलिका बीजांड तक पहुंचती है तो केंद्रकों में संलयन होगा, अन्यथा संलयन नहीं हो पाता। तो ये 5 परिणाम जो हमें असंगतता के कारण पादपों में देखने को मिलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू बनाए रखें। क्योंकि अभी आप घर पर बैठे हैं और घर पर बैठ करके फिर मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कम ही मन लगता होगा कि अब तो छुट्टियां हैं अभी क्या पढ़ें। लेकिन आप खास तौर से ध्यान रखें, इस पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखोगे तो ही आपको 12th में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है ये हाल फिलहाल इसकी वैक्सीन तैयार हुई नहीं है, चलेगी कब तक चलेगी हम कुछ कह नहीं सकते। और फिर अचानक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपके सामने होंगे, आप सोचोगे भाई ऐसा हुआ कि भाई 1 महीने बाद ही बोर्ड एग्ज़ाम है, फिर आप क्या करोगे। इसलिए आप अपनी जो तैयारी है इसको बनाए रखें ताकि अचानक से आपको किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं पड़े। आपको पढ़ने में फिर दिक्कतें आएगी, लास्ट में कोर्स इनकम्प्लीट रह जाएगा, दिक्कतें बहुत सारी आ सकती है। तो आप खास तौर से ध्यान रखें, कंटिन्यू पढ़ते रहें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें और एंड तक पढ़ें ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए बैठो तो आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। आपको ऐसा लगे कि हमने तो सारा सिलेबस पहले से ही कवर कर रखा था और अच्छे से आप पेपर करके आओ। मेरी तरफ से आपको अभी से शुभकामनाएं। बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इन वीडियो के जो नोट्स हैं वो आप बनाते रहना, साथ साथ में लिखते रहना। यदि नहीं लिख रहे हो, इनके प्रिंट निकालने आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस स्टार क्लासेस वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये जो नोट्स है इनकी PDF वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।